हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 10 है। इससे पहले हम 9 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, लाख वक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। तो लाख वक्स की उपाधि प्राप्त करने वाला दास शासक कौन था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख वक्स की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, प्राप्त करने वाला यह दास शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। हम यहाँ पे अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये है गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यह है मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ओके, मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और इसका एक ही मंजिला बनवा पाया और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, फिर अब हम बात करें यहाँ पे इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का दूसरा शासक था। इल्तुतमिश ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ओके, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, जो जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ओके, इल्तुतमिश इसने सिक्के चलवाए थे। तो इसने सिक्के चलवाए थे चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, ठीक है, फिर अब हम बात करें रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान यह दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला शासक थी। ठीक है, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, इन्होंने शासन कब से कब तक किया, तो ये 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था रजिया सुल्तान ने। और ये दिल्ली में शासन करने वाली पहली एकमात्र महिला शासक थी। ओके, फिर बात करें बलबन। बलबन तो बलबन यह गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था बलबन। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, जिले इलाही, एक मिनट, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बलबन ने। बलबन यह नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी। ठीक है, नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी बलबन ने। बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी इसने। और इसने सजदा और पैबोश प्रथा अपनाई। ठीक है, सजदा और पैबोश प्रथा अपनाई थी बलबन ने। बलबन इसने
दीवान ए अर्ज और दीवान ए वजारत की शुरुआत की थी। ठीक है, दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग और दीवान ए वजारत यानी वित्त विभाग, इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। ओके, चलिए, तो ये थी सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1867 में बॉम्बे में स्थापित डैश ने, ठीक है, 1867 में बॉम्बे में स्थापित डैश ने जाति प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। तो बॉम्बे में स्थापित आर्य समाज, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, जिसने जाति प्रबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू। ठीक है, केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू ने मिलकर वेद समाज की स्थापना की थी 1864 में मद्रास में। ओके, फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1875 में। ठीक है, 1875 में, और इन्होंने की थी मुंबई में। ठीक है, फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1919 को डैश के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1919 को इसकी शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था और इसको याद करने का नारा दिया गया था। तो ये नारा था नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, ये इसको याद करने का नारा दिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। ओके, रॉलेट एक्ट इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, काला कानून के नाम से भी इसे जाना जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था इन्होंने तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यह स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और पहले भारतीय
गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, और इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम बात करें नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह इसे दांडी सत्याग्रह, दांडी मार्च, नमक कानून, इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह चली थी साबरमती आश्रम से दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी। ठीक है, दांडी नवसार तक यह यात्रा चली थी और यह 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी जिसमें 240 मील दूरी तय की गई थी। इसमें महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा की थी। ओके, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह, इन नामों से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतिन दास छोटी उम्र में निम्नलिखित संगठनों में से किस संगठन के एक सदस्य थे? तो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी जतिन दास ये छोटी उम्र में संगठनों में से किस संगठन के एक सदस्य थे? तो यह सदस्य थे अनुशीलन समिति के। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुशीलन समिति। हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राम प्रसाद बिस्मिल और सचेंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र नाथ सान्याल और क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ओके, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना 1905 में लंदन में की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, 1905 में लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में पुणे में इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और 1916 में ही मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ओके, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना 1905 लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने और 1916 मद्रास में एनी बेसेंट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो यह है अनुच्छेद 50। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था दारा शिकोह ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दारा शिकोह। दारा शिकोह यह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुराद मिर्जा, तो मुराद मिर्जा यह अकबर का दूसरा पुत्र था। ठीक है, और शाह शुजा, तो यह शाह शुजा यह शाहजहां के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देसी प्रेस अधिनियम जो लॉर्ड लिटन की वायरसशिप के दौरान पारित किया गया था
का मुख्य उद्देश्य था? तो देसी प्रेस अधिनियम जो कि लॉर्ड लिटन की वायसरायशिप के दौरान पारित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की उदाहरण हैं? तो अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां यह किस प्रतिरूप की उदाहरण है? तो यह उदाहरण है अरिये की। राइट आंसर है ऑप्शन सी अरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र। तो ये होती है कृषि में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। ओके, नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के साथ धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पर छापा मारा था, तो ये गलत है। फिर है, बादशाह खान द्वारा पेशावर क्षेत्र में रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया गया था, तो यह कथन सही है। फिर है, तीसरा है, इस दौरान आंदोलन का सबसे कमजोर बिंदु महिलाओं की कम भागीदारी थी, तो यह कथन भी गलत है। फिर है, सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक रैली का आयोजन किया था, तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ कथन सही है दूसरा और चौथा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा कथन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में नहीं किया जाता? तो कौन सा नृत्य है जो कि मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में नहीं किया जाता है? पाइका, घूमरा, धप या भवई। तो उड़ीसा में नहीं किया जाता है, तो ये है भवई। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बौद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक कमल, तो ये तो सही है। फिर है, महाभिनिष्क्रमण पद चिन्ह, तो ये गलत है क्योंकि महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। ओके, और आत्मज्ञान संबोधि, तो ये बौद्ध वृक्ष, तो ये ठीक है। फिर है, मृत्यु महापरिनिर्वाण, तो इसका है स्तूप प्रतीक, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत है ऑप्शन 2 महाभिनिष्क्रमण, जिसका प्रतीक पद चिन्ह बताया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकंड, ये गलत है क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ओके, नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में कदमाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चोल साम्राज्य के संदर्भ में कदमाई यह संबंधित है, तो यह भू राजस्व से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भू राजस्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है किन? तो ये किया गया है भाषाई और धार्मिक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवंती, मगध, मत्स्य, कौशल। तो इनमें से सही क्रम में हमें जमाना है महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में। तो व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले आएगा मत्स्य, फिर उसके बाद आएगा अवंती, फिर उसके बाद आएगा कौशल और फिर आएगा मगध। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, मत्स्य, अवंती, कौशल और मगध। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया?
तो भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये कर दिया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार डैश महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो सोंगक्रान यह एक बौद्ध त्योहार है और यह त्योहार किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है अप्रैल महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो हॉकी इंडिया 2023 में, ये 2023 का क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो यह मिला था अशोक कुमार को। राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक कुमार। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।